हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 1 है जिसका टॉपिक रहेगा आज का अलाभकारी संगठन के लिए वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लास 12th में आपको कॉमर्स सब्जेक्ट में चैप्टर 1 देखने को मिलेगा शिवलाल अग्रवाल के बुक में। हम ज़्यादातर रेफ़र शिवलाल अग्रवाल को ही करते हैं, क्या ऐसे तो उसका बेस्ट बुक होता है, उसके अंदर कंटेंट अच्छा रहता है। तो चलिए हम आज आपको अलाभकारी संगठनों के लिए वित्तीय विवरण में आज हम आपको इसका मतलब कि आशय बताते हैं आपको। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आशय अगर आपको पता है तो आप उस चैप्टर को अच्छे से और आसानी से पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी चैप्टर का आपको अगर आशय उसके बारे में कुछ अगर पता है तो आप उसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जिससे आगे आपको बहुत आसानी होगी चैप्टर को पढ़ने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कॉमर्स के अंदर हम बेसिकली देख सकते हैं कि इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का अच्छा रोल होता है। तो इसमें आप जितना थ्योरी को पकड़ के चलेंगे उतना ही आपको न्यूमेरिकल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में देखने को आता है कि पेपर में आपको 70% यहाँ पे आपको थ्योरी देखने को मिलता है पेपर में। चाहे आप किसी भी पेपर को देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए, अकाउंट देख लीजिए, अगर आप अकाउंट से हैं तो आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी कवर करना पड़ेगा। भले ही आपको न्यूमेरिकल भले ही 30 से 35 नंबर का आता है, लेकिन न्यूमेरिकल के ऊपर पकड़ आपका रहेगा तो आगे चल के आपको अच्छा मतलब ये अच्छा रहेगा। तो आज हम आपको थ्योरी का आशय बताएंगे, इसके अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाओं के बारे में इसका आशय बताएंगे, और ये अपना आय व्यय कहाँ से प्राप्त करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाओं से आशय, वर्तमान में ऐसे अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की सेवा करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि अपना लाभ नहीं कमाती हैं बल्कि वे समाज की सेवा करता है, उन्हें अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाएं कहा जाता है। हम इसमें अलाभकारी से ही हमको पता चल रहा है कि अलाभकारी मतलब जो लाभ के लिए कार्य नहीं करती हैं संस्थाएं, उन्हीं को वैसी संस्थाओं को अलाभकारी संस्थाएं कहा जाता है। समाज सेवा में बौद्धिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है पहले ही कि वे संस्थाएं होती हैं जो कि सामाजिक कार्य को करती हैं बिना किसी लाभ के बदले में। ये संस्थाएं अपने सदस्यों के हितार्थ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करती हैं, जैसे बौद्धिक उन्नति के लिए साहित्यिक मंच, पुस्तकालय, लाइब्रेरी खोलना, शैक्षणिक उन्नति हेतु विद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, मनोरंजन हेतु क्लब खोलना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, गरीबों अथवा विधवाओं की सहायता के लिए अनाथालय, वृद्धाश्रम खोलना आदि। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। जैसे कि ये अलाभकारी संस्था होते हैं, इनके इसीलिए इन लोगों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ऐसी संस्थाओं को अलाभकारी संस्थाएं या गैर व्यावसायिक संस्थाएं कहा जाता है। गैर व्यावसायिक संस्थाएं वही जो लाभ कमाती नहीं है बल्कि समाज की सेवा करती हैं। व्यावसायिक संस्थाओं के समान इन्हें लाभ हानि खाता नहीं रखना पड़ता। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज की सेवा करना होता है। तो समाज की सेवा करते हैं इसीलिए ये लाभ हानि खाता नहीं रखते हैं। इसलिए संस्थाएं हिसाब किताब रखने के लिए दोहरा रोकड़ पद्धति अपनाती हैं। रोकड़ पद्धति अपनाती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनाती हैं। ये इन संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उनका रखना सरल भी होता है। मतलब ये रोकड़ पद्धति को रखना अलाभकारी संस्थाओं के लिए सरल होता है लाभ हानि खाता रखने की अपेक्षा, क्योंकि ये जल्दी से तैयार हो जाता है। रोकड़ कहाँ पे व्यय हुआ
कहाँ से आया, ये रोकड़ पद्धति में हमें ये सब स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। अभी अलाभकारी संस्थाएं या गैर व्यावसायिक संस्थाओं के उदाहरण कुछ दिए गए हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि गैर व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं, जैसे क्लब, पुस्तकालय, स्कूल एवं कॉलेज, औषधालय, प्रसूति गृह, धार्मिक संस्थाएं, समितियां, अनाथालय, व्यायामशाला, नाट्य संस्थाएं आदि। ये संस्थाएं होती हैं जो कि अलाभकारी संस्थाएं होते हैं। पेशेवर व्यक्ति, अब इसी का एक टॉपिक है पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति वो होता है जो अपने स्किल के जरिए पैसे कमाता है, उसको पेशेवर कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कुछ पेशेवर व्यक्ति जो अपने बुद्धि का उपयोग कर आय कमाते हैं, स्किल्स बुद्धि का उपयोग कर आय कमाते हैं, वो उन्हें पेशेवर व्यक्ति कहते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में दिया गया है प्रधानाध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आयकर, विक्रय कर सलाहकार आदि। ये व्यक्ति भी सेवा के माध्यम से आय कमाते हैं। आमतौर से ये व्यक्ति उधारी नहीं करते, अतः ये व्यक्ति भी हिसाब किताब रखने के लिए रोकड़ पद्धति कैश स्टेटमेंट अपनाते हैं, परंतु इसमें तथा व्यापारिक संस्थाओं में एक अंतर है। ये वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं करते, बल्कि सेवा से अपनी आय प्राप्त करते हैं। सेवा से मतलब है कि अगर आपको किसी चीज़ को करने के लिए आवश्यकता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आपको अकाउंट वगैरह अपना स्टेटमेंट वगैरह तैयार करना है तो आप किसके पास जाएंगे? तो अकाउंटेंट के पास जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। तो आपको स्टेटमेंट देगा, मतलब किसी प्रकार से वो आपको सेवा दे रहा है। तो उस सेवा के बदले में आपसे जो धनराशि प्राप्त करता है, उसी के लिए वो कैश स्टेटमेंट बनाता है। मतलब कहाँ से पैसा गया, कहाँ से पैसा आया, उसी को हम कहते हैं कैश स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ कैश के बारे में लिखा रहता है कि कहाँ से कैश आया, कहाँ कैश गया। तो अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाओं के लिए आय व्यय के प्रमुख साधन। अलाभकारी जो संस्थाएं होते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं जिसको हम कहते हैं, तो आय व्यय के प्रमुख साधन मतलब कि वो अपना आय कहाँ से, इनकम कहाँ से जनरेट करते हैं, पाते हैं, व्यय एक्सपेंस कहाँ से करते हैं, तो उसी का स्रोत दिया है, साधन दिया। अगर आपको पूछे कि अलाभकारी संस्थाएं, चाहे आपको बोल दे चाहे गैर व्यापारिक संस्था, आपको दोनों का मतलब सेम ही होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आंसर को लिख के आना है। अगर आज से पूछ दे तो आपको पिछले वाले का लिख के आना है। अगर आय व्यय बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, आय व्यय के उस स्रोत भी, तो मतलब कि अगर आप आज से याद कर रहे हैं तो आय व्यय का स्रोत भी आप याद करें, ताकि ये आपको सरलता, आगे भी आपको सरलता प्रदान करेगा क्वेश्चन को याद करने में, सवालों को सॉल्व करने में। तो आय के साधन, सोर्स ऑफ इनकम। आय के साधन क्या होते हैं? मतलब कि अलाभकारी जो संस्थाएं होते हैं वो अपना आय कहाँ से प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर आप एक संस्था है जो कि सामाजिक कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं या करते हैं आप, वो भी बिना लाभ के उद्देश्य में, तो आप अपना आय कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो उन्हीं का 8-9 स्रोत हैं जो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें पहला है प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस। दूसरा है चंदा, सब्सक्रिप्शन। तीसरा है दान, डोनेशन। चौथा है सहायता, सब्सिडी। पांचवा है सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फीस। छठवां है आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस। सातवां है विनियोग आदि से प्राप्त आय, इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट। आठवां अन्य कोई आय, जिसको हम कहते हैं अदर इनकम इन एनी। अब व्यय की मदे इसमें 10 दी गई हैं, जिसमें से प्रमुख हैं पहला वेतन, सैलरीज। दूसरा है मजदूरी, वेजेस। तीसरा है बिजली व्यय, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। चौथा है किराया, जिसको रेंट कहते हैं। पांचवा है अखबार, जिसको न्यूज़पेपर कहते हैं। छठवां खेलकूद व्यय, एक्सपेंस इन ऑन गेम
7वां है स्टेशनरी व छपाई, स्टेशनरी व प्रिंटिंग। 8वां है डाक व्यय, तार एवं टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन। 9वां है मरम्मत व्यय, रिपेयरिंग चार्ज। 10वां है अन्य कोई व्यय, अदर एक्सपेंसेस इन एनी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं, चंदा किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसको ज़्यादा शॉर्ट में बता देते हैं, ज़्यादा इसको लेंदी नहीं खींचेंगे, क्योंकि इसका हम एक अलग से ही वीडियो आपको बताएंगे समझाने के लिए। तो चलिए इसको हम आज देख लेते हैं। तो प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस। जब कोई नया साझेदार अलाभकारी संस्थान में आता है तो वो अपने एंट्री के बदले में, मतलब प्रवेश करने के बदले में जो शुल्क अलाभकारी संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाओं को प्रदान करता है उसे प्रवेश शुल्क कहा जाता है। प्रवेश शुल्क जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई व्यक्ति आता है तो कुछ धनराशि लेके आता है, उसको हम प्रवेश शुल्क कहते हैं। चंदा, सब्सक्रिप्शन, चंदा जिसको कहते हैं। सब्सक्रिप्शन का नाम आपने सुना ही होगा, जैसे कि यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, किसी चैनल पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसी को कहते हैं चंदा। तो जब कोई व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेता है, चंदा जब जमा करते हैं सब लोग, तो उसी को हम कहते हैं चंदा। इसमें अनेक व्यक्ति मिलके चंदा इकट्ठा करते हैं और किसी कार्य को करते हैं। अब दान, डोनेशन। दान किसे कहते हैं, अपनी इच्छा द्वारा दिया गया कोई भी सहयोग की राशि या कोई भी वस्तु जिसको बिना किसी लाभ के बदले में दिया जाता है उसको दान कहते हैं। सहायता मतलब सब्सिडी, किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे द्वारा सहयोग किया जाता है उसको हम सहायता कहते हैं। सदस्यता शुल्क, अब कोई एक संस्था है, उस पर अगर आप उसके मतलब सदस्य बनना चाहते हैं, उसमें कार्यरत रहना चाहते हैं, उसके लिस्ट में आपका भी नाम हो, ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप उसकी सदस्यता मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके बदले में जो मेंबरशिप के बदले में जो फीस दिया जाता है, शुल्क दिया जाता है, उसे ही सदस्यता शुल्क कहते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क, जैसे कि सदस्यता शुल्क कुछ समय के लिए होता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 1 महीने, ऐसे। वैसी आजीवन सदस्यता शुल्क लाइव मेंबरशिप फी एक ऐसी शुल्क होती है जिसके दिए होने के बाद आप आजीवन उस संस्था में सदस्यता ले लेते हैं। विनियोग आदि से प्राप्त आय। आज अलाभकारी संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा प्रवेश, चंदा, दान, सहायता आदि के द्वारा जो धनराशि मिलती है उसके कुछ राशि को वो किसी अन्य संस्था में विनियोग कर देते हैं, और विनियोग के बदले में जो उनको आय प्राप्त होता है, राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है या फिक्स कर देते हैं, उसमें कुछ आय प्राप्त होता है, उसी को हम विनियोग से प्राप्त आय कहते हैं। अन्य कोई आय, और भी इन लोगों की बहुत सारी आय हैं जिसके द्वारा ये अपनी मतलब अदर कोई आय जनरेट करते हैं। तो ये आय के प्रमुख साधन थे अलाभकारी संस्थाओं के। अब आय व्यय के हम प्रमुख मदे देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ अलाभकारी संस्थाएं जो होती हैं वो व्यय करती हैं। तो पहला है वेतन, सैलरी। अब इसमें कुछ ऐसे भी मतलब कार्यकर्ता होंगे जो कि सैलरी लेते होंगे, तो उन्हीं को सैलरी जो दिया जाता है वो भी एक व्यय है, व्यय की तरह ट्रीट किया जाता है सैलरी को। दूसरा है मजदूरी, जिसको हम वेजेस कहते हैं। मजदूरी वह होता है जो किसी कार्य के बदले में दिया जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को करता है उसको हम कहते हैं कि तुम इस कार्य को कर दो, हम उसके बदले में कुछ धनराशि देंगे, उसी को वेजेस कहते हैं। वेजेस इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से किया जाता है कार्य 8 घंटे के लिए, उसको हम मजदूरी कहते हैं। मजदूरी को ही वेजेस कहा जाता है। बिजली व्यय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जैसे कि अलाभकारी संस्थाएं ऐसी है जो कि ऐसे तो है नहीं कि वो हमेशा मतलब कि फ्री में ही बिजली का उपयोग करती हैं, तो बिजली जो वो उपयोग करती हैं उसके बदले में भी कुछ
व्यय उन लोगों को देना पड़ता होगा, उसी को कहते हैं बिजली व्यय, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। किराया, जब कोई अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाएं खोलता है तो उसके बदले में किराया, रूम का किराया, बिल्डिंग का किराया जो देय होता है उसे किराया कहते हैं। उसके ऊपर भी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा व्यय किया जाता है। अखबार, न्यूज़पेपर, डेली अखबार जो वो खरीदता है उसमें कुछ व्यय करना पड़ता है। खेलकूद व्यय, एक्सपेंस ऑन गेम, तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइज करता है गेम वगैरह, जिससे कि सदस्यों के द्वारा वो खेला जा सके गेम। तो खेल कूद के लिए भी जो व्यय किया जाता है, जैसे कि बॉल, फुटबॉल, ये सब के लिए अलग से ग्राउंड मेंटेनेंस आदि के लिए ये सब खेल कूद व्यय में लिखा जाता है। स्टेशनरी व छपाई, स्टेशनरी जो भी सामान होता है लिखने उखने वाला, पेन वगैरह, कॉपी ओपी, स्टेशनरी और छपाई भी के अंतर्गत व्यय किया जाता है। डाक व्यय, तार एवं टेलीफोन, ये सारे व्यय होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। आने जाने के लिए जो सामान डाक द्वारा भेजने के लिए किया जाता है, वो सब व्यय को डाक व्यय, तार, टेलीफोन आदि कहते हैं। मरम्मत व्यय, रिपेयरिंग व्यय, रिपेयरिंग चार्ज जिसको कहते हैं। कोई सामान में अगर कोई कमी हो जाती है या कुछ उसमें मरम्मत की आवश्यकता होती है तो उसमें रिपेयरिंग करवाना पड़ता है, जिसको हम मरम्मत व्यय कहते हैं, इंग्लिश से रिपेयरिंग चार्ज जिसको कहते हैं। अन्य कोई व्यय, अदर एक्सपेंसेस, कई छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको भी हम अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाओं के व्यय के मध्य में शामिल करते हैं। तो ये ऐसे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट आय के स्रोत और व्यय के स्रोत हैं जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसका हम अगला वीडियो भी लाएंगे जिसमें आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अगला जो क्लास रहेगा उसमें हम या तो इसको, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको या तो हम सभी को बता देंगे अच्छे से लिख के हैंड रिटन, या फिर हम अलाभकारी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए लेखांकन ये वाला शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।